Assalamu alaikum. My name is Dr. Amir Shahzad, and the topic of this lecture is emitter bias configuration. This lecture is made from the book of Electronic Devices and Circuit Theory by Robert L. Boylston. Before going to discuss emitter bias configuration, we want to do load line analysis of fixed bias configuration that was discussed in previous lecture. Uh, why we use actually load line? We use load line to find the Q point of a system, and we know that Q point is the operating point uh, in any network. If you have a device equation and you find a network equation, then the point of intersection of the characteristic curve and the network line will give you the Q point. इस केस में हमारे पास ये फिक्स बायस सर्किट है, तो और हमारे पास ये ड्रे कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज और आईसी के अगेंस्ट जो हमारे पास कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें गिवन है, तो हम इस पे लोड लाइन प्लॉट करके क्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और ये लोड लाइन जो है वो हमारे पास नेटवर्क इक्वेशन से आती है। For the network equation, we apply KVL at output side, क्योंकि हमारे पास जो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो VCE और IC ये दो पैरामीटर्स के दरमियान होते हैं। सो वी कैन सी VCE और IC जो हैं वो आउटपुट साइड पे हैं, तो आउटपुट साइड पे जब हम KVL अप्लाई करें तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है, दैट इज VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। ये इक्वेशन स्पेसिफिक है फॉर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। For other configuration, the equation will be a little bit different. So we have now this network equation which we found by applying KVL at output side of this network. अब हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि एक लाइन की इक्वेशन है, और लाइन को फाइंड करने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू हैव 2 पॉइंट्स। तो वो 2 पॉइंट हम किस तरह फाइंड करते हैं या एज्यूम करते हैं? अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे IC की वैल्यू 0 है। एक्स एक्सिस मीन जो VCE का एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस जो Y एक्सिस है वो IC का एक्सिस है, उस एक्सिस पे VCE की वैल्यू 0 है। तो अगर हम एक पॉइंट IC वाले एक्सिस पे फाइंड कर लें और एक पॉइंट VCE वाले एक्सिस पे फाइंड कर लें और फिर हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें, तो फिर हम एक्चुअली एक लोड लाइन प्लॉट कर रहे होंगे। तो इस केस पे अगर आप IC को 0 एज्यूम करें और इस इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास VCE की वैल्यू आ जाती है इक्वल टू VCC। VCE is equal to VCC for IC is equal to 0। तो ये पॉइंट आपके पास VCE एक्सेस पे VCC के इक्वल आ गया at IC equal to 0, and using VCE is equal to 0 in this equation will give you the relation for IC point, that is IC is equal to VCC by RC। तो IC एक्सेस पे हमारे पास ये पॉइंट आ गया VCC by RC। अब जब हम इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे हमारे पास ये लोड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और क्यू पॉइंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? क्यू पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे ये लोड लाइन और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है सॉरी, वो इंटरसेक्ट करें। तो इस केस में देखें, अगर आपके पास IB जो कि करंट में इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इज IB डिपेंड करता है VCC और RB की वैल्यू पे और VBE की वैल्यू पे भी। तो उस स्पेसिफिक IB के लिए हमारे पास ये वाली कैरेक्टरिस्टिक कर्व है।
तो ये जो लोड लाइन इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारे पास क्यू पॉइंट है या ऑपरेटिंग पॉइंट है। तो इससे हम आई सी क्यू की वैल्यू और वी सी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इफ यू ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस क्यू पॉइंट यू विल फाइंड वी सी ई क्यू, you can find VCE Q, and similarly by drawing a horizontal line at this axis you will find the value of ICQ. तो हमारे पास इस नेटवर्क का Q पॉइंट हमने फाइंड कर लिया बाय लोड लाइन एनालिसिस एंड दैट वाज फॉर फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस लोड लाइन एनालिसिस से हम Q पॉइंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। If the level of IB is changed by varying the value of RB, the Q point moves upward or downward. Means अगर आपके पास RB की वैल्यू या VCC की वैल्यू भी वो चेंज होती है जिसके अगेंस्ट ये IB की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो आपके पास ये Q पॉइंट इस लोड लाइन पे मूव करेगा इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस केस में देखें IB1 is less than IB2 which is both are less than IB3. So IB की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, Q पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है, प्रोवाइडेड VCC भी फिक्स है और RC भी फिक्स है। तो दिस मीन्स दैट Q point will move upward or downward if you change the value of IB through RB. तो अगर हम VCC को फिक्स करें और RC को चेंज करें तो लोड लाइन किस तरह मूव करेगी। अगर आपके पास VCC फिक्स है और RC की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे पास IB तो कांस्टेंट होगा, तो Q पॉइंट हमारे पास इसी कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे ही मूव करेगा बट इन दिस डायरेक्शन। लेट्स से if R1 R3 is greater than R2 and that is greater than R1, this will give you different load line और Q point आपके पास इस तरफ मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे RC की वैल्यू, ये RC है, RC1, RC2 एंड RC3, तो RC की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट कम से कम वैल्यू पे आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास ये पॉइंट नीचे मूव करेगा। ये VCC फिक्स है, वो सेम पॉइंट है, आपके पास डिफरेंट लोड लाइन बनेगी। लेकिन क्योंकि IB कांस्टेंट है, IB फिक्स है, इसलिए हम सिर्फ इसी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो IBQ के लिए है उस पे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे और ये एक्चुअली इस तरफ मूव कर रहा है। And if IB is held fixed, the Q point will move as shown in this figure. Now, if RC is fixed and VCC is decreased, the load line shifts as shown in this figure. तो अगर आपके पास RC की वैल्यू फिक्स है लेकिन आपने VCC की वैल्यू को चेंज किया तो ये लोड लाइन इस तरफ मूव करेगी और फिर इसी तरह Q पॉइंट इस तरफ मूव करेगा। Now in example 4.3 it says that given the load line of figure 4.16 and the defined Q point, determine the required values of VCC, RC and RB for this for a fixed bias configuration. So depending upon the discussion we did here, we can find the value of VCC, RC and RB. इसमें अगर आप देखें तो लोड लाइन जो है वो इस जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं उन पे ये लोड लाइन हमने प्लॉट की हुई है। तो ये वाला जो पॉइंट है जिसमें IC की वैल्यू 0 है तो VCE की वैल्यू VCC के इक्वल आती है, that is VCE is equal to VCC, that is equal to 20 volt which is given
at IC is equal to 0 milliampere. And for IC is equal to VCC by RC point, जो कि इस vertical axis पे point है, at VCE is equal to 0, हमारे पास ये point given है, which is equal to which is at IC is equal to 10 milliampere. तो आपके पास IC की वैल्यू इधर गिवन है 10 milliampere. आपको पता है कि ये पॉइंट VCC by RC पे है, तो deriving relation for RC from this relation, you can derive this relation of RC, that is VCC over IC, which is equal to 20 volt, which is found earlier, and IC, that is 10 milliampere. So RC is equal to 2 kilo ohm. RC भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया. अबाउट RB, तो RB का हमें इसका पता है कि ये IB वाली रिलेशन में RB की वैल्यू पुट होती है. सो we know this relation for fixed bias configuration, that is IB is equal to VCC minus VBE over RB. तो अब हमारे पास VCC की वैल्यू भी हमने डिटरमिन कर ली, VBE की वैल्यू 0.7 वोल्ट हम कंसिडर करते हैं, और IB की वैल्यू इससे हम ग्राफ को देख के फाइंड कर सकते हैं, which is right in between 20 microampere and 30 microampere, that is IB is equal to 25 microampere. तो IB हमारे पास 25 microampere है, तो इस रिलेशन से हमने RB की रिलेशन डिराइव कर ली, तो आपके पास RB की वैल्यू आ गई 772 किलो ओम. सो हम गिवन जो नेटवर्क पैरामीटर्स हैं उससे ये लोड लाइन और क्यू पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये लोड लाइन और क्यू पॉइंट गिवन हो तो आप सर्किट पैरामीटर्स भी फाइंड कर सकते हैं. Now we are going to discuss emitter bias configuration. इसमें हमारे पास बाकी सर्किट सेम है, सिर्फ हमारे पास एमिटर जो कि टर्मिनल है या एमिटर लेग, उस पे हमारे पास RE रजिस्टर एक कनेक्टेड है. It contains an emitter resistor to improve the stability level over that of fixed bias configuration. Discussion about stability will be at the end of this lecture. तो अभी आप सिर्फ ये देखें कि आपके पास सर्किट में ये चेंज है कि RE रजिस्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन. So the procedure is same for do the analysis. DC एनालिसिस के लिए हम AC इनपुट और आउटपुट को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं. Why? Because कैपेसिटर्स आर ओपन सर्किट फॉर DC. कैपेसिटर को अगर आप ओपन सर्किट कंसिडर करें तो इनपुट जो कपल हो रही है और आउटपुट कपल हो रही है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, और सोर्स को हमने स्प्लिट कर दिया जो VCC सोर्स है इनटू टू पार्ट्स, दैट इज टू सेपरेट इनपुट लूप एंड आउटपुट लूप. तो नेटवर्क को इस फिगर 4.18 में रीड्रॉ कर लिया, जिसमें AC इनपुट आउटपुट भी हमने रिमूव कर दी और सोर्स जो VCC है उसको भी स्प्लिट करके टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब हम सबसे पहले DC एनालिसिस ऑफ BJT हम जो करते हैं वो IB की रिलेशन डिराइव करते हैं. तो IB की रिलेशन हम इनपुट लूप पे KVL अप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं. तो इफ यू अप्लाई KVL एट दिस इनपुट लूप, दिस वन, so you will have this equation, that is VCC minus IBRB minus IBRB, then we have a drop of VBE which is here, and then a drop of IERE which is here, equal to 0. And we know that IE is equal to beta plus 1 IB. ये रिलेशन भी हमें ऑलरेडी पता है. So replacing IE with this term, that is beta plus 1 IB, will give you this equation, that is VCC minus IBRB minus VBE minus beta plus 1 IBRE equal to 0.
सो IB वाली जो IB के साथ जो भी पैरामीटर्स हैं उनको हमने कॉमन लेके IB को कॉमन लेके उनको एक प्लेस पे ले आए और VCC माइनस VB हमने सेपरेट लिख लिया। तो इस इक्वेशन से हम IB के रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, दैट इज IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE ओवर RB प्लस बीटा प्लस 1 RE। तो अब आपने इसमें चेंज देखनी है कि इस एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन की इक्वेशन और जो फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन की इक्वेशन में क्या चेंज है। तो IB की रिलेशन फॉर फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन वाज VCC माइनस VBE ओवर RB, लेकिन अब आपके पास ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में, वो है बीटा प्लस 1 RE। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि RE जो रजिस्टर है वो बीटा प्लस 1 टाइम रिफ्लेक्ट हो रहा है इनपुट पे। Although this is at output side, RE is at output side, but this is being reflected at input side with the factor of beta plus 1. अगर आपके पास बीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो करंट डिक्रीज करेगा, और यही चीज़ हम स्टेबिलिटी की डिस्कशन में ये दोबारा देखेंगे कि व्हेन बीटा इंक्रीजेज ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज IB will decrease, so IC will be maintained or it will not increase as compared to fixed bias configuration. तो इसको हमने RI या जो ये रजिस्टर है I मीन्स इनपुट साइड पे वो बीटा प्लस 1 टाइम रिफ्लेक्ट होता है RE रजिस्टर। Now since we have derived the relation of IB, next is we should find the different relations in output side, that is relation for VCE, relation for VE and so on. So for finding relation of VCE we can apply KVL at output loop. तो सर्किट का सिर्फ आउटपुट सेक्शन हमने यहाँ पे रीड्रॉ किया है, VCC को रीड्रॉ करके हमने यहाँ पे KVL अप्लाई किया। तो KVL will give you this relation, that is IE RE, then VCE is rise, then IC RC is again rise, and then VCC, which is drop. If you apply KVL in clockwise direction, then you will have this equation. This will be equal to 0. Now putting IE is approximately equal to IC will give you this relation of VCE is equal to VCC minus IC RC plus RE. तो अब आपके पास VCE की ये रिलेशन आ गई, VCC minus IC into RC plus RE. And we know that VE is equal to IE RE, that is VE is against this RE resistor. So IE RE will give you VE, and VCE is equal to VC minus VE. So डबल सबस्क्रिप्ट का रिलेशन सिंगल सबस्क्रिप्ट जो वोल्टेजेस हैं उनके साथ क्या है कि VCE is equal to कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो है वो एमिटर कलेक्टर टू ग्राउंड माइनस एमिटर टू ग्राउंड। सिमिलरली VC की रिलेशन इससे फिर डिराइव होगी, VC इज इक्वल टू VCE प्लस VE, एंड VC हम एक और इस साइड से भी फाइंड कर सकते हैं, VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, and VB is equal to VCC minus IBRB. VB will be at base, so base से ग्राउंड तक की जो वोल्टेज है वो हमारे पास VCC माइनस IBRB है। दैट इज जो भी वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई की और इसमें जो ड्रॉप होगी, बाकी वोल्टेज कलेक्टर टर्मिनल बेस टर्मिनल से ग्राउंड तक की जो वोल्टेज है वो VB है। और इसको हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, VB इज इक्वल टू VBE प्लस VE। सो
अब हम ये एग्जांपल 4.4 डिस्कस करते हैं फॉर एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन। इस एग्जांपल में हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ IB, IC, VCE, VC, VE, VB एंड VBC। VBC मीन्स बेस टू कलेक्टर वोल्टेज। अब हमारे पास गिवन है कि ये सर्किट है जिसमें VCC की वैल्यू 20 वोल्ट है एंड बाकी पैरामीटर्स गिवन है, बीटा इज इक्वल टू 50, ये भी गिवन है। तो सबसे पहले हम IB की वैल्यू फाइंड करते हैं। IB की रिलेशन हमें पता है कि VCC माइनस VBE ओवर RB प्लस बीटा प्लस 1 RE है। ये रिलेशन हमने इनपुट लूप पे KVL अप्लाई करके फाइंड की है। इससे हमारे पास IB की वैल्यू आ गई 40.1 माइक्रो एम्पेयर। अब IB की वैल्यू हमें फाइंड कर ली हमने, तो IC की वैल्यू होती है IC इज इक्वल टू बीटा IB। बीटा इज गिवन, IB is found here, so IC will be equal to 50 into value of IB, that will give you 2.01 milliampere. IC will be equal to 2.01 milliampere. नाउ VCE की ये रिलेशन भी हमने डिराइव की थी बाय अप्लाइंग KVL एट आउटपुट साइड। सो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। तो VCC गिवन है 20 वोल्ट, RC और RE की वैल्यू भी गिवन है, IC की वैल्यू हमने यहाँ से पार्ट बी में फाइंड कर ली। तो यू हैव VCE इज इक्वल टू 13.97 वोल्ट। Now VC we know that it is VCC minus IC RC. VC is defined here, यहाँ से ग्राउंड तक की जो वोल्टेज है वो VCC minus voltage at this resistor. So that is VCC minus IC RC. So VC is equal to VCC minus IC RC will give you the value of VC equal to 15.98 volt. And VE is actually voltage from emitter terminal to ground. तो VE की वैल्यू क्या है, VC माइनस VCE। दैट मीन्स कलेक्टेड टू ग्राउंड में से कलेक्टेड टू एमिटर वोल्टेज माइनस कर दें तो बाकी जो वोल्टेज है वो VE है। Similarly, VE is equal to VC minus VCE. This will give you 2.01 volt. या VE आप इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, IE is approximately equal to IC, that we know, and multiplying this IC with RE will give you VE। तो वैल्यू आपके पास दोनों इक्वेशन से सेम आएगी। About VB we know is VBE plus VE। VB is at base to ground, so we know that this voltage is equal to this one plus this one, means base to emitter plus VE. So base to emitter we know is 0.7 volt and VE we have found here is 2.01, so VB will be equal to 2.71 volt. And VBC means base to collector voltage. Now we know VB and we also know VC, so base to collector voltage can be found with this equation, that is VB minus VC. So this is actually minus 13.27 reverse bias as required. तो बेस टू कलेक्टर जंक्शन हमारे पास रिवर्स बायस होता है जो इस नेगेटिव वोल्टेज से भी शो हो रही है। Now about stability, if you want to check how much stability level is improved, first we need to define what is stability. Stability is the property of a circuit that it changes with the change in temperature. So less effective variation in टेम्परेचर एंड ट्रांजिस्टर बीटा। इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करे तो सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं या वोल्टेजेस और करंट्स हैं वो कम से कम चेंज हो। मींस अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबल होना चाहिए, वो चेंज कम से कम होना चाहिए, या ऑफ कोर्स
उसकी चेंज जो है वो हम रिड्यूस करना चाहेंगे। तो एमिटर बायस एज कंपेयर टू फिक्स्ड बायस इज मोर स्टेबल। Let's check with this example. It says that prepare a table and compare the bias voltage and current of circuit of figure 4.7 and figure 4.23 for the given value of beta is equal to 50 and for the new value of beta is equal to 100. अब इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से बीटा इंक्रीज होता है और यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें ये पता चला कि बीटा जो है वो 100% इंक्रीज हुआ। दैट इज बीटा की वैल्यू 50 थी तो 2 टाइम्स होके वो बीटा की वैल्यू अब 100 हो गई है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने कंपेयर करना है कि IC, IB और VCE की वैल्यू में कितनी चेंज आई है। तो ये जितनी ज़्यादा चेंज होगी सिस्टम उतना लेस स्टेबल होगा। So emitter bias provides improved stability. Let's see how. फिक्स बायस के लिए हमने एग्जाम्पल में ये वैल्यूज फाइंड की थी। व्हेन बीटा वाज 50, IB की वैल्यू 47.08 माइक्रो एम्पेयर थी। IC की वैल्यू इससे हमने कैलकुलेट की थी वो है 2.35। IC इज इक्वल टू बीटा IB, तो ये 2.35। VCE की वैल्यू हमने फिक्स बायस के केस में कंप्यूट की थी वो थी 6.83 वोल्ट। VCE की इक्वेशन थी VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। अब बीटा की वैल्यू चेंज हो गई है, 100 पे आ गई है, मीन इट्स इंक्रीज बाय 100%। तो IB की वैल्यू सेम है क्योंकि फिक्स बायस के केस में बीटा से IB की कोई रिलेशन नहीं है। वो कैसे? इफ यू रिमेंबर द इक्वेशन ऑफ IB इन केस ऑफ फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज VCC माइनस VBE ओवर RB। सो इस रिलेशन में हमारे पास बीटा की वैल्यू कहीं भी नहीं है। दैट मीन्स IB इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। सो IB की वैल्यू वही होगी 47.08 जो बीटा 50 के लिए थी, लेकिन IC की वैल्यू उससे इंक्रीज हो गई है। वो क्यों? क्योंकि IC बीटा टाइम्स IB। तो IC भी बीटा अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो IC भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा या 100% इंक्रीज होगा। सिमिलरली VCE की इक्वेशन में भी हमारे पास IC की चेंज है तो VCE में भी चेंज आएगी। सो VCE की वैल्यू 1.64 वोल्ट है। तो अगर हम इस टेबल से कंपेयर करें तो बीटा की वैल्यू में कितने परसेंट चेंज आई? 100%। IB में कोई चेंज नहीं आई, IC में चेंज आई 100% और VCE में चेंज आई 76%। दिस इज ह्यूज चेंज अगेंस्ट द चेंज इन बीटा। अब अगर आप कंपेयर करें एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में, तो एमिटर बायस में सिमिलर चेंज फॉर बीटा के लिए हम चेंज इन सर्किट पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। तो फॉर द केस ऑफ एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन व्हेन बीटा वाज 50, IB की वैल्यू 40 माइक्रो एम्पेयर है, IC की वैल्यू 2.01 मिली एम्पेयर है बीटा IB। देन VCE की वैल्यू हमारे पास 13.97 वोल्ट है। अब बीटा 100 पे चला गया, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर बीटा हैज इंक्रीज बाय 100%, लेकिन IB डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि अब बीटा की वैल्यू बीटा प्लस 1 टाइम्स RE, ये एक पैरामीटर ऐड हो गया इन द इक्वेशन ऑफ IB। सो अब बीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो IB डिक्रीज करेगा। इस IB की डिक्रीज की वजह से आपके पास IC में उतनी चेंज नहीं आएगी जितनी
फिक्स बायस के केस में आई थी। दैट मीन्स यू हैव इम्प्रूव द स्टेबिलिटी। Actually, we want our Q point more and more stable against temperature rise. Let's say अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है और बीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये Q पॉइंट अगर इस पॉइंट पे आ जाता है जो कि सेचुरेशन रीजन है, या फिर ये इधर कट ऑफ रीजन की तरफ आ जाता है, दैट वी डोंट वांट। वी वांट आवर Q पॉइंट मोर एंड मोर स्टेबल। सो एमिटर बायस के केस में हमारे पास बीटा 100% इंक्रीज हुआ, आई बी जो है वो 9% डिक्रीज हुआ, 9% चेंज है उसमें, और आई सी की वैल्यू फिर 81% इंक्रीज हुई, एंड वी सी की वैल्यू हमारे पास ओनली 35% इंक्रीज हुई एज कम्पेयर टू 76% इन फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो from this comparison we can conclude that emitter bias configuration have improved the stability of network। तो emitter bias में हमारे पास emitter टर्मिनल पे एक रेजिस्टर है, और ये रेजिस्टर बीटा +1 टाइम रिफ्लेक्ट होता है इनपुट पे, और दिस इफेक्ट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन बेस टर्मिनल। Now example in 4.6 it says find the value of IC saturation. IC saturation is actually when you have uh, uh, collector to base and base to emitter both junction forward bias. Saturation region occurs when both junctions are forward bias, and if you replace both junction with a short circuit, then you can have this circuit from which we have derived this relation of IC। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी कि आप इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें कलेक्टर से एमिटर जो जंक्शन है, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी, दैट इज VCC ओवर RC प्लस RE। तो जो अमाउंट ऑफ करंट इस वक्त फ्लो करेगा उसको हम IC सैचुरेशन का नाम देंगे। So IC saturation is VCC over RC plus RE, that is 20 volt over 2K plus 1K. So this will give you the value of IC saturation, that is 6.67 milliampere. Now since we are discussing emitter bias configuration, so to find the load line of emitter bias configuration, again we have to apply KVL at its output side. So if you consider this emitter bias configuration and you apply KVL at output loop, you will get this equation of VCE, that is VCE is equal to VCC minus IC into RC plus RE। तो इसमें अगर आप ये लोड लाइन, अब ये नेटवर्क की इक्वेशन है, तो लोड लाइन आप इस इक्वेशन से प्लॉट करना चाहें तो आपको दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। एक पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे बाय एज्यूमिंग IC इज इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे बाय एज्यूमिंग VCE इज इक्वल टू 0। IC इज इक्वल टू 0 मीन आप VCE एक्सेस पे पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, और VCE इज इक्वल टू 0 मीन्स आप IC एक्सेस पे पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। Putting IC is equal to 0 will give you VCE is equal to VCC। तो एक पॉइंट आपके पास ये VCC पे आ गया, और दूसरा पॉइंट putting VCE is equal to 0 will give you IC is equal to VCC over RC plus RE for VCE equal to 0। तो दूसरा पॉइंट लेट्स assume कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। If you connect these two points, you will find the Q point, that is where this line intersect the IB curve। IB means जो भी करंट बेस करंट उसमें से ट्रांजिस्टर में से उस टाइम पे फ्लो कर रहा है, उस कर्व को जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो आपके पास Q पॉइंट होगा, और इससे आप VCEQ और ICQ की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से या लोड लाइन से आप फाइंड कर सकते हैं। Example 4.7 it is about again emitter bias configuration। It says draw the load line for the network of figure
this on the characteristic of transistor appearing in figure this. तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व गिवन है ट्रांजिस्टर की, ये जो बीजेटी ट्रांजिस्टर है, और हमने इस नेटवर्क की लोड लाइन इधर प्लॉट करनी है पार्ट ए में. फॉर ए क्यू पॉइंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ लोड लाइन विद द बेस करंट ऑफ 15 माइक्रो एम्पेयर, find the value of ICQ and VCEQ. So first we want to look at part A. पार्ट ए के लिए हमने लोड लाइन प्लॉट करनी है. तो लोड लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये है, दैट इज VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE. तो अब आप VCE को 0 पुट करें तो आप IC एक्सिस पे पॉइंट फाइंड कर लेंगे. That is putting VCE is equal to 0, IC is equal to VCC over RC in this equation will give you 5.45 milliampere. तो ये पॉइंट आपके पास 5.45 milliampere आ गया. At IC is equal to 0 means you want to find a point on VCE axis. VCE is equal to VCC, that is equal to 18 volt. 18 volt given है तो 18 volt पे आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा. If you draw the load line, if you connect these 2 points, you will be actually drawing the load line. तो पार्ट ए में हमने लोड लाइन ड्रॉ करनी थी. पार्ट बी में it is given that IBQ is 15 microampere. That is, this is the IB curve, जो कि IBQ हम उसे कह रहे हैं. तो उस पे आपने ICQ और VCEQ की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो लोड लाइन जब इस 15 माइक्रो एम्पेयर वाली कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज आवर क्यू पॉइंट. इससे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरफ ड्रॉ करेंगे और इस एक्सेस पे हम ICQ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज 3.33 मिली एम्पेयर. और वर्टिकल लाइन इसी क्यू पॉइंट से हम इस एक्सेस पे ड्रॉ करेंगे, तो जिस पॉइंट पे ये एक्सेस को कट करेगी, दैट इज आवर VCEQ पॉइंट. VCEQ, दैट इज ऑपरेटिंग कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज. तो VCEQ 7.5 वोल्ट, ICQ 3.3 मिली एम्पेयर. पार्ट सी में इट से डिटरमिन DC बीटा एट द क्यू पॉइंट. बीटा हमारे पास वी नो इज IC ओवर IB. तो इस क्यू पॉइंट पे हम बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. ICQ की वैल्यू है 3.3 मिली एम्पेयर और IBQ की वैल्यू 15 माइक्रो एम्पेयर है. यू कैन फाइंड बीटा, दिस विल बी इक्वल टू 220. नाउ पार्ट डी, it says using beta for the network determined in part C, calculate required value of RB and suggest a possible standard value. अब हमें IB की वैल्यू गिवन है इस नेटवर्क में, हमने RB की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें ये पता है कि ये इक्वेशन IB की है VCC माइनस VBE ओवर RB प्लस बीटा प्लस 1 RE. तो इसमें ये बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो नोन है, ओनली RB इज अननोन एंड IB इज आल्सो नोन विच इज 15 माइक्रो एम्पेयर. सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ RB विच इज इक्वल टू 910 किलो ओम. So if this is not a standard value, we can use a standard value resistor of approximate value. That is, इसके करीब तरीन जो भी हमें standard value का resistor market में available है, we can use that. So this is the end of this lecture. I hope you understood this. Thank you very much.